उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग बैठक कर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। वहीं बाद में अरविंद पनगड़िया ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देहरादून में सीएम धामी की मौजूदगी में 16वें वित्त आयोग की बैठक। अगले 5 सालों के लिए राज्यों को मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने पर चर्चा की गई। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग की टीम का स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 16वें वित्त आयोग की टीम अगले 5 सालों के लिए राज्यों को मिलने वाले अनुदान और करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही आपको बताते चले कि आयोग की टीम के सामने राज्य सरकार की ओर से एक प्रेजेंटेशन भी दिया जा रहा है। 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बैठक आयोजित। अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने बैठक की। तो वहीं उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकिल गार्डन स्थापित किया है। यह उद्यान एकड़ में अधिक से क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के तहत वित्तीय पोषित किया गया है। साथ ही ये उत्तर भारत में दूसरा ऐसा कंजर्वेटरी है। जैसे पहले लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था के तहत एक कंजर्वेटरी स्थापित की गई थी। नॉर्थ इंडिया का दूसरा कंजर्वेटरी, राज्य का पहला साइकिल गार्डन। तो वहीं हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में 4 धाम यात्रा के फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए। यहां रोजाना बड़ी संख्या में 4 धाम यात्री पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी के मुताबिक रोजाना औसतन 3000 यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा को रवाना हो रहे हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि यात्रा का ये कैंसिलेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों का हो सकता है। 4 धाम यात्रा और गर्मी के सीजन में हरिद्वार में होटल और टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों का बस भी बड़ी आस रहती है। साथ ही करीब 6 महीने चलने वाले सीजन में कारोबार भी जमकर होता है। ऐसे में यात्रा के सीजन में गुलजार रहने वाली धर्मनगरी शांत दिख रही है, जो स्थानीय कारोबारियों की चिंता को बढ़ा रही है। साथ ही 4 धाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार के होटलों में भी 50% तक बुकिंग कैंसिल होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में होटल मालिक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जहां तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। खासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो 4 धाम यात्रा का होता है, और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। हम यात्रा है, कहा जाता है कि हरिद्वार के लिए बैकबोन है, और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का, तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूं
कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों, यही संभावना हो सकती है। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में माणा के पास केशव प्रयाग में 12 साल के अंतराल में आयोजित पुष्कर कुंभ में बड़ी संख्या में लोग पवित्र स्नान करने पहुंच रहे। कई श्रद्धालुओं ने अलकनंदा सरस्वती नदी के तट पर पवित्र स्नान किया है। ये कुंभ 14 मई से 26 मई तक आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर के पंच केदार में द्वितीय केदार भगवान महाहेश्वर के मंदिर में कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मौके पर भगवान महाहेश्वर की भोग मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह के बाहर लाकर सभा मंडप के विराजमान किया गया है। साथ ही सोमवार को द्वितीय केदार भगवान मदम्भेश्वर की डोली के पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। 21 मई को द्वितीय केदार के कपाट गर्मियों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहीं नवोदय विद्यालय में लैब, आपको बताते चले, लैब अपडेट्स परीक्षा को ब्लूटूथ से नकल करते हुए 20 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। यह परीक्षा सीबीएसई बोर्ड की ओर से देहरादून के 2 स्कूलों में 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आरोपियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की गई। इनके खिलाफ 2 मुकदमे पटेल नगर और डालनावाला में दर्ज किया गया है। और नकली अभ्यर्थियों के सलवार और गैंग, आपको बताते चले, गैंग के बारे में भी पूछताछ की जा रही है, जहां गैंग देहरादून से बाहर बताया जा रहा है। इनकी तलाश में पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। तो वहीं देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक महिला और 4 पुरुष हैं जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे थे। पुलिस ने, आपको बताते चले कि क्षेत्र के 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 बांग्लादेशी आईडी और भारत के 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। देहरादून राजधानी में बृहद रूप से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। एक गोपनीय इनपुट के आधार पर क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में वहां पर एक टीम को सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहां पर कुछ संदिग्ध लोग पाए गए। उसके बाद जब उनकी सर्च वहां पर की गई तो इसमें 2 बांग्लादेशी आईडी मिली थी और साथ ही साथ इसमें 2 इंडियन फेक आधार कार्ड भी मिला था। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के निवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समूहों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्यत्र रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ से पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। अभी इसमें ज्वाइंट इंट्रोगेशन की टीम फॉर्म कर दी गई थी, उनके द्वारा भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें ली गई है, जिसमें आगे हमारी टीम इसमें काम कर रही है। ये सभी अभियुक्तों को इसमें जो है पासपोर्ट अधिनियम 1967 और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में इसमें माननीय न्यायालय में पेश किया गया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मिशन पर काम करते वक्त एक प्लाई का टुकड़ा अचानक चेहरे पर आकर लगा, जिससे कर्मचारी बेहोश हो गया। तो वहीं कर्मचारी ने आनन फानन में युवक को रुड़की के निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस दौरान अस्पताल में परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। वहीं पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसपी का कहना है कि मौत किन कारणों से हुई है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
और थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर की एक्सीडेंटल घायल होने की सूचना थी और ये पता लगा कि हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में हुआ है। तो एसएचओ मंगलौर ने मुझे ये बात बताई है। तो बाकी क्या कारण थे, कैसे डेथ हुई, ये अभी पोस्टमार्टम पंचनामे के बाद क्लियर होगा। आगे तहरीर क्या आती है, क्योंकि अभी रिसेंटली का पिछले आधे घंटे पहले का ही घटनाक्रम है। तो जैसी चीज़ें पुष्टि होंगी हम आपको तब अपडेट कर पाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय जिलों में अधिकतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ तेज दौर की बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया। ऑरेंज अलर्ट, पहाड़ों में मौसम बदलने का आसार। तो वही खबर सामने आ रही है जहां कर्नल सोफिया विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मंत्री विजय शाह की बड़ी मुश्किलें। मंत्री विजय शाह पर एससी की सख्ती। एमपी ने मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी का किया गठन। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन को लेकर कहा, कल रात 10 बजे से पहले एसआईटी गठन का निर्देश। एसआईटी में एमपी के बाहर के हैं 3 आईपीएस। एसआईटी में एक महिला अफसर भी होगी। कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए मांग रहे माफी। को बताते चले सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जहां उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए माफी मांग रहे हैं। आपको अपने शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने दिया था बयान, जिसे लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मंत्री विजय शाह की बड़ी मुश्किलें, साथ ही एसआईटी में एक महिला अफसर भी शामिल होगी। एमपी के मंत्री विजय शाह, आपको बताते चले, कल रात 10 बजे से पहले एसआईटी गठन का निर्देश। एसआईटी में एक महिला अफसर भी होगी शामिल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान के मुद्दे पर तो बताते चले मंत्री की बड़ी मुश्किलें। एसआईटी में एमपी के बाहर आपको बताते चले विजय शाह ने जो बयान दिया उसे लेकर उनकी बड़ी मुश्किलें। कर्नल सोफिया विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जहां मंत्री विजय शाह की बड़ी मुश्किलें। मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। एमपी के मंत्री जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एंड एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन को लेकर क्या तर्क दिया और इसके पीछे की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई तर्क नहीं दिया है, बल्कि तर्क जो दिया गया था माफीनामे के तौर पर पूछा मंत्री जी की तरफ से, उसे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि माफी आप अब कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मांग रहे हैं। क्या था आपने, क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा, क्या आपने वो सुना नहीं कि आपने अपने मुंह से ही क्या कहा था? और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा कि आखिर आपने अशोभनीय टिप्पणी की है या नहीं की है, तो कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। इसीलिए एसआईटी का गठन करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें
3 आईपीएस अफसरों को शामिल करना होगा, इसमें एक महिला अफसर भी शामिल होंगी, ताकि जो टिप्पणी थी उसमें एक महिला, एक अधिकारी, हमारी सेना की वरिष्ठ पद पर बैठी एक ऐसी महिला जो कि नेतृत्व कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर का, उनके लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उस पर पूरी पड़ताल हो सके, जांच हो सके, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 पहलू हैं। एक तरफ राजनीति होती है, राजनीतिक तौर पर इसको बाकी पार्टियों ने मुद्दा बना लिया, बीजेपी खुद इससे बचने की कोशिश कर रही, लेकिन जब कानूनी पहलू की हम बात करेंगे तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मंत्री जी जो अब अपने अधिवक्ता के जरिए माफीनामा दे रहे हैं, हम उस माफीनामे को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंशन अगर आप देखें, क्योंकि क्राइम में या फिर इस तरीके की घटनाओं में इंटेंशन का एक अपना अहम रोल होता है। तो आपकी इंटेंशन साफ तौर पर दिखाई देती है कि आपने जो बोला है वो अब कानूनी प्रक्रिया से गुजर सकता है, और इसके वजह से आपको एहसास हो रहा है कि आप माफी मांग लेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसे माफीनामे को खारिज करते हैं और अब एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी के सामने वो पेश होंगे, अपने तर्क रखेंगे, अपने दलील रखेंगे, माफीनामा रखेंगे, या जो भी अपनी बात रखते हैं कि मैंने क्या कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, और फिर एसआईटी जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसका सबमिशन जब होगा कोर्ट में, वहां देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला देता है। लेकिन फिलहाल मंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, माफीनामा खारिज करते हुए एसआईटी के गठन का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। जी सर, एसआईटी के किन वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया और एमपी से बाहर के जो आईपीएस शामिल करने, उनका क्या उद्देश्य है? देखिए, एसआईटी के किन वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं शामिल किया गया है, एसआईटी गठन का आदेश दिया गया है। मुझे लगता है कि खबरों को आप थोड़ा बेहतर तरीके से अगर समझेंगे तो उसका विश्लेषण भी आप कर सकते हैं। यहाँ एसआईटी के गठन का आदेश दिया गया है, एसआईटी के किसी अधिकारी को शामिल करने की बात नहीं कही है। एसआईटी के उस अंदर कौन कौन शामिल होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि 3 लोगों के लिए कहा गया है कि 3 लोग इस एसआईटी में रहेंगे, और वहां पर उसमें एक महिला गया है, वो अशोभनीय थी और वो भी महिला के खिलाफ थी। वो सिर्फ ना हमारे देश की एक वरिष्ठ अधिकारी सेना से जुड़ी हुई है, बल्कि उसके साथ साथ एक महिला भी है। तो एक महिला के खिलाफ इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी और एक मंच से आपने उस समाज को भी बात कही है, तो उन तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल के लिए, और उसमें क्या जो उनका तर्क होगा जो रखना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में मंत्री जी, क्योंकि माफीनामा मांगकर वो बात खत्म करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिलहाल अभी आपके पास ग्राउंड नहीं है। तो एसआईटी के सामने जब वो पेश होंगे तो एसआईटी देखेगी, पूछेगी उनसे सवाल कि आपने क्या कहा था, किस इंटेंशन से कहा था, क्या मकसद है, और अब आपको एहसास हो रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आपने गलत कहा था तो आप स्वीकार करें, और गलत नहीं कहा था तो अब माफीनामे की जरूरत क्या है। तो ये ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर एसआईटी अपनी जांच करेगी, और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि आखिर मंत्री जी का तर्क क्या है और कितना उसे ग्राउंडेड माना गया है। जी सर, क्या इस फैसले के बाद मंत्री विजय शाह की कानूनी और राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, कानूनी स्थिति को अगर हम देखें तो वो रिपोर्ट जब आएगी तभी पता चलेगा, और राजनीतिक स्थिति को अगर आप देखें तो राजनीति में कई बार इस तरीके की बयानबाजियां चलती रहती हैं। पार्टियां जो उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, वो बचाव करती हुई दिखाई देती हैं, या कहती हैं कि व्यक्तिगत विचार था, व्यक्तिगत टिप्पणी थी। कई बार उनके ऊपर एक्शन भी होता है जब बात आगे बढ़ जाती है, और दूसरे दल जो कि विपक्ष में होते हैं उनके पास भरपूर मौका होता है कि वो सार्वजनिक तौर पर मांग करें कि आप राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी से इनको अलग करिए, हटाइए, जो फैसला करना है करिए। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और अब महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि एसआईटी जो कि अपनी रिपोर्ट जब देगी, क्योंकि अभी तो गठन का आदेश दिया गया है, एसआईटी के सामने जब पेश होंगे मंत्री, वो अपना तर्क क्या रखते हैं, कौन सी दलील उनकी मजबूत होती है, या कैसे वो कहते हैं कि नहीं मैंने जो कहा था उसका असल में ये एक इंटेंशन था, या फिर मेरे कहने का ये मतलब था। तो उन पहलुओं को देखने के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट जब बनाएगी तब देखेंगे कि आखिर तर्क क्या रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी तमाम जानकारी के लिए। अडानी ग्रुप ने अमेरिका कंपनी के साथ की डील। अमेरिका कंपनी स्टारमन के साथ हुई डील। भारतीय नौसेना के ASW बनाए अडानी ग्रुप के एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाएगी। पनडुब्बियों का पता लगाने में होगी आसानी। आपको बताते चले खबर सामने आ रही है, पनडुब्बियों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। पनडुब्बियों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही अडानी ग्रुप ने अमेरिका कंपनी के साथ डील की। अमेरिका कंपनी के स्टार्टअप के साथ हुई ये डील। भारतीय नौसेना के आपको बताते चले, अडानी ग्रुप एंटी सबमरीन
पनडुब्बियों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही आपको बताते चले कि भारतीय नौसेना के लिए ASW बनाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने अमेरिका कंपनी के साथ डील की। अमेरिका कंपनी की स्पार्टन कंपनी के साथ हुई ये डील। भारतीय नौसेना के ASW बनाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप एंटी सबमरीन वॉरफेयर बनाएगी, जहां पनडुब्बियों का पता लगाने में होगी आसानी। पनडुब्बियों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पनडुब्बियों को ट्रैक और नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसी पनडुब्बियों का अडानी ग्रुप अब निर्माण करने जा रही है। साथ ही डील की है अमेरिका की कंपनी के साथ। अडानी ग्रुप ने अमेरिका कंपनी के साथ ये डील की। तो वही खबर सामने आ रही है, योगी सरकार की नई किसान योजना, किसानों को सस्ता सरल ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू, सहकारी बैंकों की क्षमता बढ़ेगी। 16 जिलों में बनेंगे कृषि गोदाम। को बताते चले खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू, सहायक बैंकों की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही 16 जिलों में बनेंगे कृषि गोदाम। सरकारी बैंकों की क्षमता बढ़ेगी, जहां आपको बताते चले मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू हो चुकी है, जहां 16 जिलों में बनेंगे अब कृषि गोदाम। सहकारी बैंकों की क्षमता भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू, योगी सरकार की नई किसान योजना, किसानों को सस्ता सरल ऋण मिलेगा। जहां मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू, सरकारी बैंकों की क्षमता बढ़ेगी। 16 जिलों में बनेंगे ये कृषि गोदाम। योगी सरकार की नई किसान योजना, किसानों को सस्ता सरल ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत ये फैसला, सरकारी बैंकों की क्षमता भी बढ़ेगी। 16 जिलों में बनेंगे कृषि गोदाम। योगी सरकार की नई किसान योजना, जिसके चलते किसानों को सस्ता सरल ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू हो चुकी है, जिससे सहकारी बैंकों की क्षमता भी बढ़ेगी। 16 जिलों में बनेंगे ये कृषि किसान योजना। आपको बताते चले, किसानों को जिसके चलते सस्ता ऋण मिलेगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।